हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निमिजीनट एजुकेशन में। मैं शशि सोनी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं। और आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 7 पार्ट सी के बारे में। ठीक है, हमारे जो यूनिट 7 के पार्ट जो 2 थे वो कंप्लीट हो गए हैं। पार्ट ए कंप्लीट हो गया है और पार्ट बी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आज हम यूनिट 7 पार्ट सी, ठीक है, पार्ट सी की बात कर रहे हैं आज हम। ठीक है, तो पार्ट सी में जो आपका दिया हुआ है, आपको जो पढ़ना है सिलेबस में जो आपके लिखा हुआ है शिक्षा के शिक्षण शास्त्र में मूल्यांकन। ठीक है, तो अभी तक हमने एवेल्युएशन पढ़ा था, शिक्षा पेडागोजी पढ़ चुके हैं, एंड्रागोजी भी पढ़ चुके हैं। तो अब हमको यहाँ पे पढ़ना है कि शिक्षा के शिक्षण शास्त्र में मूल्यांकन। ठीक है, तो बगैर हम जो भी चीज़ें हम सीखते हैं बगैर एवेल्युएशन के, बगैर मूल्यांकन के, उनका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, सीखते ही हम क्यों हैं कि हमारे जो आउटकम है वो अच्छे आए। अभी हमने इसके पहले लर्निंग भी पढ़ ली है, आउटकम भी पढ़ लिया है। अब हमको इसमें पढ़ना है कि शिक्षा के शिक्षण शास्त्र में मूल्यांकन। ठीक है, असेसमेंट इन पेडागोजी इन एजुकेशन। ठीक है, के अंदर में पढ़ना है प्रतिपुष्टि युक्तियाँ, फीडबैक डिवाइस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, उनका अर्थ, मीनिंग, टाइप्स, प्रकार क्या हैं और मानदंड कौन कौन से हैं, प्रतिपुष्टि की युक्ति के रूप में मार्गदर्शन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको पढ़नी है इसी के अंतर्गत। तो पहले हम जो समझते हैं कि शिक्षा के शिक्षण शास्त्र में मूल्यांकन। ठीक है, तो मूल्यांकन किस तरीके से करते हैं कि शिक्षा के शिक्षण शास्त्र में जो मूल्यांकन की यहाँ पर बात हो रही है कि जब हम कोई भी शिक्षण की प्रक्रिया में जब हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो उसका हम मूल्यांकन करते हैं, एवेल्युएशन करते हैं। तो उस एवेल्युएशन को इन्होंने फीडबैक के रूप में माना है कि हम जब कोई चीज़ सीखते हैं तो सीधा रिजल्ट के रूप में ना आके, उनके ग्रेड के रूप में ना आके, परसेंटेज के रूप में ना आके, और इन्होंने बात की है फीडबैक की, प्रतिपुष्टि की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फीडबैक होता क्या है। ठीक है, कि फीडबैक, ठीक है, जिसको कहते हैं प्रतिपुष्टि। तो फीडबैक का मतलब होता है कि देखिए आसान भाषा में आप लोग भी पता होगा कि फीडबैक क्या होता है कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी तथ्य के रूप में या कोई भी लिखित रूप में या कोई मौखिक रूप में, या मान लीजिए हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई एक्ट के रूप में करते हैं या हम कोई टेस्ट देते हैं, तो अलग अलग तरीके से कोई भी हम मान लीजिए शिक्षण प्रक्रिया में कोई चीज़ सीख रहे हैं, हम लर्निंग कर रहे हैं, तो जो हमें वहाँ पे फीडबैक मिलता है। ठीक है, कि बताया जाता है कि आपका काम कैसा रहा, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिपुष्टि या फीडबैक। मतलब कि वो जो आकलन होता है, वो जो मूल्यांकन होता है, वो होता तो हमारा है लेकिन दूसरों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो प्रतिपुष्टि को हम कह सकते हैं कि हमारे बारे में दूसरे के द्वारा किया गया आकलन या हमारे बारे में दूसरे व्यक्ति की सोच। ठीक है, कि हमने जो काम किया, हमने मान लीजिए कोई डांस किया या मैं यहाँ पर सिखा रही हूँ या मैं आपको टीचिंग कर रही हूँ, तो अलग अलग व्यक्ति का जो फीडबैक होगा मेरे लिए वो दूसरा होगा। ठीक है, हर एक व्यक्ति का एक जैसा नहीं होगा। तो इसमें यही कहते हैं कि हमारे बारे में दूसरे व्यक्ति की सोच या दूसरे व्यक्ति का मूल्यांकन, मतलब दूसरे व्यक्ति के द्वारा किया गया मूल्यांकन या दूसरे व्यक्ति के द्वारा किया गया आकलन। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, फीडबैक। जैसे अब इसमें डिवाइस की बात की गई है कि डिवाइस कौन कौन से होते हैं, तो लिखित रूप में भी आप हमको फीडबैक दे सकते हैं, मौखिक रूप में भी दे सकते हैं, सामने भी बोल सकते हैं कि आपका एक्ट कैसा रहा। मान लीजिए किसी बच्चे ने कोई डांस परफॉर्मेंस की, ठीक है, तो वहाँ पर हम उसको फीडबैक दे देते हैं। फीडबैक में क्या बोल दिया कि आपने बहुत अच्छा किया, तो इससे क्या होता है कि बच्चे का मनोबल बढ़ जाता है। तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जो एक बात कर रहे हैं कि जो फीडबैक होता क्या है, उसके बारे में हमने आपको बताया कि अर्थ के रूप में हम कहेंगे कि जब कभी भी हम शिक्षण प्रक्रिया में जो चीज़ें सीखते हैं और उसका आकलन मूल्यांकन करने के लिए, ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रतिपुष्टि या फीडबैक का यूज करते हैं और वो कई तरीके से अलग अलग हो सकता है। और प्रतिपुष्टि का अर्थ की बात करें हम, तो प्रतिपुष्टि के अर्थ के बारे में हम कहेंगे कि हमारे बारे में किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किया गया आकलन ही फीडबैक है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई आपको। ठीक है,
लेकिन ये प्रतिपुष्टि देते क्यों हैं, इसके बारे में हमने आपको बताया कि जब कभी भी हम कोई एक्ट के लिए या किसी भी विद्यार्थी को सीखने के लिए, वहाँ पर उसकी कमजोरियों को बताने के लिए, और उसने जो एक्ट किया है, जो चीज़ उसने लर्निंग की है, जो चीज़ वो शिक्षण प्रक्रिया में सीख रहा है कोई छात्र, तो हम उसको जानकारी देने के लिए कि उसने कैसा किया, ठीक है, और उसकी कमी बताने के लिए कि उसने जो एक्ट किया या जो चीज़ उसने सीखी उसमें कहाँ कमी रह गई है, ठीक है, और उसमें सुधार लाने के लिए, जिससे उस कमियों में सुधार आ सके, उसके जो एक्ट किया उसमें सुधार आ सके, इसके लिए हम प्रतिपुष्टि या फीडबैक देते हैं या फीडबैक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये क्यों किया जाता है कि किसी भी विद्यार्थी में उसके द्वारा कोई किया गया जो शिक्षण कार्य है या कोई एक्ट है या कोई शिक्षण का उद्देश्य है जो पूरा कर रहा है, वो उसमें उसके बारे में उस छात्र को जानकारी देने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए और उसका मार्गदर्शन भी करने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए भी, इन सारी चीज़ों के लिए हम फीडबैक उसको देते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं आपको टीचिंग कर रही हूँ, मैं आपको मैं टीचिंग कर रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, तो मेरे लिए तो मुझे लगेगा कि मैं बेटर कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि अपनी गलतियाँ किसी को नहीं दिखती हैं। लेकिन जब दूसरा व्यक्ति मुझे फीडबैक के रूप में मुझको बताएगा तो क्या होगा कि उसमें उन कमियों में सुधार हो जाएगा, लेकिन वो कमी मैं अपने आप से नहीं देख सकती हूँ, ठीक है। तो इसी को फीडबैक या मूल्यांकन या एवेल्युएशन बोलते हैं। इन्होंने शिक्षण की प्रक्रिया में जो मूल्यांकन के रूप में बात की है, फीडबैक की, प्रतिपुष्टियों की बात की है, ठीक है। अब इसका महत्व तो क्या क्या होता है, ठीक है, महत्व तो क्या होता है फीडबैक का, ठीक है। तो हम बच्चे को किस तरीके से फीडबैक दे सकते हैं। सबसे पहले हम उसको निर्देशन के रूप में, मार्गदर्शन के रूप में, जैसे कोई छात्र है, ठीक है, अब उसको हम निर्देशन के रूप में, गाइडेंस के रूप में उसको बता सकते हैं कि जो काम वो करे वो किस तरीके से करे तो उसका बेटर होगा, ठीक है। मोटिवेट भी कर सकते हैं, अभिप्रेरणा, यानी कोई छात्र ने जो कार्य किया तो उसे लगा कि शायद वो ठीक नहीं था या कम अच्छा था, तो उसको हम मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मोटिवेशन के रूप में, तो ये इनका इन चीज़ों में महत्व है, ठीक है, कि ठीक है, यदि कोई छात्र सीख रहा है तो हम उसको वहाँ पे मोटिवेट कर सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं, कि वो बता के बोल सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं कि आपने बहुत बेटर किया, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि छात्र और अच्छे से करेगा और उसका मनोबल बढ़ेगा, तो वो और अच्छे से करेगा, ठीक है, और अच्छे से सीखेगा। तो मतलब उससे क्या होगा, जो उसकी सीखने की जो प्रक्रिया होगी वो कैसी होगी, और अधिक प्रभावी होगी। मतलब कोई बच्चे ने होमवर्क करके हमको दिखाया, वो कुछ कर रहा है और हम कहते हैं नहीं बेटा बहुत अच्छा किया आपने, तो वो और अच्छे से करेगा उस चीज़ को और मन से सीखेगा। तो प्रभावी शिक्षण के लिए भी हम फीडबैक देते हैं, ठीक है। और कोई अच्छा एक्ट के लिए, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि यदि कोई बालक ने कोई एक्ट किया कर रहा है और उसको हम क्या करेंगे, उसमें फीडबैक देंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो भी उसमें कमी होंगी उसको सुधार सकते हैं, और जो भी उसमें चीज़ें अच्छी होंगी कि जो अच्छा कर रहा है तो उसके लिए यदि हम फीडबैक देंगे तो उससे क्या होगा कि उसका जो एक्ट होगा वो और ही अच्छा होगा। और बराबर उसमें सुधार लाने के लिए फीडबैक एक ऐसी जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, वो ऐसा नहीं है कि हमने केवल एक बार ले दिया, लेकिन ये निरंतर चलती रहती है। कैसे, मान लीजिए, और फीडबैक का जो संबंध होता है वो ज़्यादा गैफिंग का भी नहीं होता है। इसमें जो आपका, जैसे मान लीजिए कोई छात्र को हम सिखा रहे हैं, तो वहाँ पर यदि हम उसको लगातार फीडबैक देते रहेंगे तो उसकी जो प्रोसेस होगी, जो शिक्षण की प्रक्रिया होगी या कोई एक्ट होगा, वो कैसा होगा और अच्छा होगा, ठीक है। तो ये टीचर अपने छात्र को देता है और छात्र अपने टीचर को भी देता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मुझे कमेंट्स में बताते हैं कि मैम ये कमी है या ये चीज़ की कोई प्रॉब्लम है, तो मैं उसमें सुधार करती हूँ, तो ये तो रहा आपका फीडबैक। लेकिन आपका मैं कोई टेस्ट लूँ, ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि आपकी ये कमी थी, ये क्वेश्चंस आपके गलत थे और आपको इस तरीके से लर्निंग करनी चाहिए, तो ये मेरा फीडबैक हो जाएगा। तो स्टूडेंट छात्र को भी फीडबैक देता है, स्टूडेंट जो होता है टीचर को भी फीडबैक देता है, और जो टीचर होता है वो स्टूडेंट को भी फीडबैक देता है, ठीक है। तो ये जो फीडबैक होता है ये दोनों में बराबर चलता रहता है, और एक ये निरंतर प्रोसेस है कि कंटिन्यूस चलती रहती है, लगातार चलती रहती है। लगातार फीडबैक देने से शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है वो और ही अधिक प्रभावी हो जाती है। अब इसमें हम इसके टाइप्स की बात करें कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले होता है सकारात्मक फीडबैक और दूसरा नकारात्मक फीडबैक, ठीक है। तो
दो तरीके के फीडबैक ये बताए हुए हैं आपके। वैसे कई टाइप के फीडबैक होते हैं, लेकिन जैसे सकारात्मक फीडबैक में क्या आ जाएगा कि आप जिस काम को कर रहे हैं उसके बारे में हम आपको ये बता दें कि इसमें जो काम आप कर रहे थे वो कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से आपका कार्य सफल हुआ, जिसकी वजह से आपका कार्य बहुत अच्छे से हुआ। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ों को हम बता देते हैं, कुछ गलतियों को हम बता देते हैं, कुछ अच्छी चीज़ों को हम बता देते हैं कि आगे आप वो काम को अपने कार्य में, अपनी लर्निंग में, अपनी टीचिंग में आगे उन चीज़ों को, काम को दोहराएंगे जिससे जो आपका काम होगा वो अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सकारात्मक फीडबैक में जो आपकी अच्छाइयाँ होती हैं, जिस वजह से आपका कार्य बहुत अच्छा हुआ, कोई एक्ट हुआ या आपका कोई लर्निंग प्रोसेस हुई, अच्छी हुई, तो यहाँ पर हम बताएंगे कि आपका काम बहुत अच्छा हुआ। और ये जो आपकी अच्छाइयाँ हैं, ये जो काम की वजह, जिस काम की वजह से, ठीक है, जिन चीज़ों की वजह से आपका काम सफल रहा, वो चीज़ें आप अपने एक्ट में आगे भी शामिल करिए, तो क्या होगा कि आपकी जो प्रोसेस होगी, जो आपका एक्ट होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन नकारात्मक फीडबैक में क्या होता है कि हम यहाँ पर आपकी सुधारात्मक फीडबैक देते हैं कि कौन सी गलतियों की वजह से आपका जो एक्ट है वो सफल नहीं हो पाया। ठीक है, नकारात्मक फीडबैक में हम देंगे, जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अब मेरे पढ़ाने में आपको कोई कमी लग रही है, तो मुझे आप बताएंगे कि मैम ये चीज़ मत करिए, ये गलत है। ठीक है, या मैम इस तरीके से पढ़ाइए, तो ये नकारात्मक फीडबैक हुआ। आगे मैं उन चीज़ों को अपने टीचिंग में नहीं दोहराऊंगी जो आपने मुझे बताई। ठीक है, तो यहाँ पर नकारात्मक फीडबैक, तो जो भी जिन चीज़ों की वजह से, जिन गलतियों की वजह से मेरा एक्ट सफल नहीं हो पाया या मेरी टीचिंग की जो प्रोसेस है वो सफल नहीं हो पाई, यहाँ पर हम उन चीज़ों को नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं। उन चीज़ों को आगे हम अपने एक्ट में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको नकारात्मक फीडबैक बोलते हैं। ठीक है, तो इसके और भी कई प्रकार होते हैं। पहला होता है औपचारिक प्रतिपुष्टि, ठीक है, जिसको औपचारिक फीडबैक बोलते हैं। ठीक है, प्रतिपुष्टि, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल फीडबैक। ठीक है, औपचारिक प्रतिपुष्टि, यहाँ पर क्या होता है कि समय सीमा हमारी निर्धारित होती है, हमारा जो शिक्षण का उद्देश्य है वो निर्धारित होता है, स्थान निर्धारित होता है, टाइम निर्धारित होता है। आपको पता ही होगा जो फॉर्मल एजुकेशन या फॉर्मल फीडबैक होता है, उसमें जो, जैसे मान लीजिए किसी कक्षा शिक्षण में, ठीक है, तो स्कूल में, विद्यालय में दिया गया फीडबैक, ठीक है, कि आप की जो शिक्षण आप प्रक्रिया कर रहे हैं, जो चीज़ें छात्रों को टीचर सिखा रहा है कि आपको क्या क्या करना है अपना शिक्षण का उद्देश्य पूरा करने के लिए। ठीक है, इसके बाद अनौपचारिक प्रतिपुष्टि, अनौपचारिक इनफॉर्मल फीडबैक मान लीजिए। तो इनफॉर्मल में क्या होता है कि यहाँ पर हमारा टाइम और जो स्थान ये सीमित नहीं होता, ये मान लीजिए निश्चित नहीं होते, शिक्षण के उद्देश्य हमारे निश्चित नहीं होते। ये फीडबैक हमको कहीं भी दिया जा सकता है और कोई भी दे सकता है, ज़रूरी नहीं है टीचर ही दे। लेकिन फॉर्मल फीडबैक में क्या होगा, एक टीचर दे सकता है, स्कूल से रिलेटेड कोई लोग दे सकते हैं, या हमारा जो एक शिक्षण का उद्देश्य है उसके अकॉर्डिंग होगी, हमारे पाठ्य वस्तु से रिलेटेड होगी, ठीक है, जो हमारे शिक्षण के उद्देश्य से रिलेटेड होगी। लेकिन अनौपचारिक फीडबैक में क्या होगा, अनौपचारिक प्रतिपुष्टि में क्या होगा, यहाँ पर हमारे कोई शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित नहीं होते, ये किसी भी चीज़ से रिलेटेड फीडबैक हो सकता है, लेकिन ये क्या होगा कि ये हमारे लिए उपयोगी होगा या हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए सहायक हो सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा, प्रारंभिक फीडबैक बोलते हैं जिसको। प्रारंभिक फीडबैक क्या होता है कि जैसे हम कोई कार्य करने जा रहे हैं, ठीक है, हम शिक्षा में पढ़ाई करने जा रहे हैं, एजुकेशन, मान लीजिए हम क्लास में पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो या कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हमको जो प्रारंभिक तौर पर जो फीडबैक दिया जाता है एग्ज़ाम होने के पहले या पढ़ाई करने के पहले जो हमको दिया जाता है कि आप इस तरीके से पेपर सॉल्व करेंगे या इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो आपकी जो पढ़ाई होगी या आपका पेपर होगा या आपका कोई एग्ज़ाम होगा वो पास हो जाएगा और अच्छा होगा। ठीक है, इसके बाद योगात्मक भी हो जाता है। ठीक है, योगात्मक फीडबैक क्या होता है, जो परीक्षा के बाद में होता है या प्रश्न जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या आपका जो टीचिंग प्रोसेस है पूरी समाप्त हो जाती है वो बाद में दिया गया है, जो आपका फीडबैक होता है उसके बारे में। ठीक है, मान लीजिए आप पेपर दे के आए, फिर आपको हम फीडबैक दें कि पेपर आपने
इस तरीके से करना चाहिए था तो आपका और अच्छा मार्क्स आ जाता, ठीक है, या आप इस तरीके से सीखते तो और अच्छे से आप सीख सकते थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसके बाद ये फीडबैक के टाइप्स हैं, ठीक है, ये क्या है, फीडबैक के टाइप्स हैं, ये कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका सहपाठी फीडबैक, तो ये आपको कौन देगा, ये जो आपकी क्लास के छात्र होंगे, ठीक है, जो आपके सहपाठी होंगे, जो आपके क्लास के स्टूडेंट होंगे या कोई दोस्त होंगे, वो देंगे। जो चीज़ों को सीख रहे हैं तो वो बताएंगे, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस आपके बराबर का है, ठीक है, तो वो बताएंगे आप मैंने इस तरीके से किया, आप भी इस तरीके से करिए तो ज़्यादा अच्छे से बेटर कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि छात्र को कमियों का पता चलता है, अपनी कमजोरियों का पता चलता है, ठीक है। अंत में आपका जो छठवां आ जाएगा वो हो जाएगा स्वप्रेरित फीडबैक, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो छात्र होता है अपना मूल्यांकन स्वयं करता है, ठीक है, और जो स्वमूल्यांकन होता है हमने आपको बताया था कि वो सबसे अच्छा होता है स्वप्रेरित फीडबैक, यानी उसको खुद ही पता है कि मेरे में क्या कमियां हैं या मैंने कौन सी गलती की है कोई एक्ट करने में, या शिक्षा का उद्देश्य है या कोई टीचिंग कर रहे हैं या कोई लर्निंग कर रहे हैं तो उसमें मेरी क्या कमियां रह गई हैं, तो अगली बार हम उनको दूर करेंगे। तो ये सबसे अच्छा होता है। इसमें छात्र क्या होता है, उसको अपनी कमियां खुद पता रहती हैं और वो स्वप्रेरित होता है, ठीक है, उसमें उसको यहाँ पर किसी की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर क्या होता है कि छात्र स्वयं अपना फीडबैक देता है और यहाँ पर उसका क्लासमेट देता है, ठीक है। योगात्मक में आपके टीचर दे सकते हैं, ठीक है, टीचर देते हैं, और यहाँ पर आपके टीचर भी होंगे, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, या और कोई व्यक्ति भी हो सकता है, और अनौपचारिक में तो इसमें तो कोई निश्चित ही नहीं है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। और औपचारिक में आपके स्कूल के टीचर होंगे या शिक्षण के उद्देश्य से जो लोग रिलेटेड होंगे वो देंगे, ठीक है। तो प्रतिपुष्टि आपको समझ में आई कि क्या है प्रतिपुष्टि। अब हम बात करते हैं क्राइटेरिया, फीडबैक के कौन कौन से क्राइटेरिया हैं या मानदंड कौन कौन से हैं, ठीक है। तो किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें जरूरी हैं हमारे फीडबैक के लिए, फीडबैक देने के लिए, कि किस तरीके से हम फीडबैक दे सकते हैं और क्या उसके मानदंड हैं, क्या उसके क्राइटेरिया है किसी भी व्यक्ति को फीडबैक देने के लिए, ठीक है। कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंस होती हैं जब हम किसी व्यक्ति को फीडबैक देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो इम्पॉर्टेंस होती है वो होती है किसी विशेषता के आधार पर। विशेषता से मतलब है कि यदि हम किसी व्यक्ति को, किसी छात्र को फीडबैक दे रहे हैं तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि जो काम वो जिस उद्देश्य के लिए या जिस किसी भी शिक्षण प्रक्रिया के लिए, किसी भी प्रोसेस के लिए हम व्यक्ति को फीडबैक दे रहे हैं तो उसमें किसी एक टॉपिक को लेके हम फीडबैक देंगे, ना कि पूरी प्रोसेस को एक साथ में हम उसका फीडबैक देंगे। जैसे मान लीजिए यदि हम आपको पढ़ाना चाह रहे हैं, इम्पोर्टेंस किसको देंगे, एक टॉपिक को। जैसे हम आपको पूरा सिलेबस के बारे में आपको बताएंगे, पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको फीडबैक देंगे कि आपके लिए ये ज़रूरी है, आपको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, तो क्या होगा कि ये ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। इसके बजाय यदि हम आपको किसी एक टॉपिक से रिलेटेड फीडबैक देंगे तो वो कैसा होगा, ज़्यादा प्रभावी होगा। और हमें मतलब जब हम किसी व्यक्ति को फीडबैक देते हैं तो पूरी शिक्षण प्रक्रिया के रूप में नहीं देते हैं, किसी एक टॉपिक के रूप में देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि उसका जो फीडबैक होगा वो प्रभावी होगा। जैसे कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, किसी एक्ट के लिए हम किसी बच्चे को फीडबैक दे रहे हैं तो केवल किसी एक कार्य के लिए, किसी एक बात के लिए उसको फीडबैक देंगे। ऐसा नहीं होगा कि पूरे डांस, मान लीजिए उसने डांस किया तो पूरी हम उसमें ABCD समझा देंगे कि आपको ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, तो वो क्या होगा कि जो उसका जो परिणाम होगा वो अच्छा नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात क्या होगी कि जो हम फीडबैक देंगे तो यदि हम किसी भी क्लास में यदि हम सभी बच्चों को एक साथ फीडबैक देंगे तो वो ज़्यादा सही नहीं होगा, क्योंकि हर बच्चे के लिए अलग अलग फीडबैक होगा, क्योंकि हर व्यक्ति सीखेगा तो उसके लिए उसकी प्रोसेस भी अलग अलग होगी। तो हर व्यक्ति के लिए जो फीडबैक होगा, हर छात्र के लिए जो फीडबैक होगा वो अलग अलग होगा। तो हमको क्या करना चाहिए कि आमने सामने बैठकर, छात्र के सामने बैठकर यदि हम फीडबैक देंगे और एकांत में फीडबैक देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। इससे क्या होगा कि हम बच्चे की जो प्रोसेस है, जो बात है, उसको भी समझ लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम उसको फीडबैक देंगे, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि जब कभी भी, अगला क्या होगा, जब कभी भी हम किसी भी बच्चे को फीडबैक देंगे तो कभी भी हम उसके नेगेटिव
उसको अंत में नहीं बात करेंगे, ठीक है। जो भी बात करेंगे हम उसको पॉजिटिव वे में बात करेंगे। यदि हमें किसी बच्चे की कमियां भी बतानी है, किसी छात्र की कमियां भी बतानी है, तो उसको हम इस तरीके से उसको फीडबैक देंगे कि बच्चे का जो मनोबल हो वो डाउन ना हो और बच्चे को बुरा ना लगे, ठीक है। तो उसकी प्रोसेस को क्या करेंगे कि पहले हम उसके सकारात्मक रूप में उसकी अच्छाइयों को बताते हुए फिर हम उसको बताएंगे कि आपको इसमें इस चीज़ में सुधार करना है, और बाद में क्या होगा कि हम उसके सकारात्मक रूप में ही जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा सीधे से हम बच्चे को सारी कमियां बता दें, आप ऐसा है, आप में ये गलतियां हैं, वो कमियां हैं, तो क्या होगा कि बच्चे का मन कैसा हो जाएगा, उदास हो जाएगा, और उसमें जो मोटिवेशन की वो होगी बिल्कुल से कमी हो जाएगी, उसमें अभिप्रेरणा की बिल्कुल कमी हो जाएगी, और बच्चे का मनोबल क्या होगा, डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो वो सीखने के लिए प्रेरित नहीं हो, ठीक है। तो ये जो मानदंड है, क्राइटेरिया है आपके फीडबैक के, ठीक है, ठीक है। और एक बात और एक इम्पॉर्टेंट है कि जब कभी भी हम किसी व्यक्ति को फीडबैक देंगे तो उसमें और बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे या कोई पक्षपात नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अच्छा है, देखने में अच्छा है और वो सुंदर है, उसका बोलने चालने का तौर तरीका अच्छा है, तो यदि वो कोई डांस परफॉर्मेंस या कोई मान लीजिए कोई टेस्ट वो दे रहा है, तो हम क्या कहते हैं कि उससे रिलेटेड करते हैं। मतलब ये बच्चा अच्छा है तो उसका फीडबैक हम क्या करते हैं, भले उसमें गलतियाँ भी हो तो उसको हम गलतियों को एक्सेप्ट करके बोल दें कि नहीं आपने बहुत बेटर किया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फीडबैक में इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम बच्चों को फीडबैक दे रहे हैं तो उसके हम एक्ट को प्रदर्शन पर ध्यान करेंगे, उसके एक्ट पर ध्यान करेंगे, उसने जो चीज़ें की है उस पर ध्यान करेंगे, उसकी प्रक्रिया पर ध्यान करेंगे, और ये नहीं उसके व्यक्तित्व के ऊपर ध्यान नहीं होगा कि वो व्यक्ति कैसा है, सुंदर है, बोलने में अच्छा है, देखने में अच्छा है। तो इस चीज़ को ध्यान में हटाते हुए जो उसके एक्ट को हम देख रहे हैं उसके एक्ट को लेकर ही हम उसको फीडबैक देंगे, क्योंकि हमको उसके जो एक्ट कर रहा है उसमें सुधार करना है, उसको बेटर करना है, ना कि उसके व्यक्तित्व को अच्छा करना है, ठीक है। तो इसमें हम पक्षपात नहीं करेंगे कि मान लीजिए 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे उसमें खूबसूरत हैं, अच्छे हैं, उनका बोलने चालने का तौर तरीका अच्छा है, और लेकिन उनका एक्ट कैसा है, कमज़ोर है, तो हमने उन बच्चों को ज़्यादा परफॉर्मेंस दे दी और ज़्यादा उनको बेटर कर दिया। लेकिन जो बच्चे थोड़ा कम अच्छे हैं उन्होंने फीडबैक उन्होंने जो एक्ट है वो बहुत ही अच्छा किया, लेकिन फिर भी हमने उनके एक्ट को क्या बोल दिया कि उन्होंने अच्छा नहीं किया। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, उनके प्रदर्शन पर ध्यान देना है, जो वो क्रिया कर रहे हैं जिसके लिए हम उनको फीडबैक दे रहे हैं, ठीक है। तो इसकी क्राइटेरिया है। अब इसकी डिवाइस के रूप में है कई चीज़ें। डिवाइस का मतलब है कि किस तरीके से हम आपको फीडबैक दे सकते हैं। तो हम आपको मौखिक भी दे सकते हैं, ठीक है, आपको लिखित फीडबैक दे सकते हैं। आप हमारे सामने हो तो हम मान लीजिए हमने आपको बोल के बता दिया। आपको जैसे मान लीजिए डिवाइस के रूप में क्या हो जाएगा, आप हमको कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता देते हैं तो आपका यूट्यूब के माध्यम से फीडबैक हो गया। हमने आपको ईमेल पे कुछ भेज दिया, व्हाट्सएप पे चैट पे कुछ भेज दिया कि आपका ये वो है, तो मतलब इस तरीके से ये डिवाइस हो जाती हैं, ठीक है। तो वैसे तो बहुत सारी डिवाइस होती हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो आपको पढ़ना है निर्देशन पढ़ना है, ठीक है, गाइडेंस। आपके सिलेबस में गाइडेंस दिया हुआ है फीडबैक डिवाइस के रूप में, आपको इसको पढ़ना है, ठीक है, ठीक है। निर्देशन जो है आपका फीडबैक डिवाइस के रूप में कार्य करता है, एक फीडबैक डिवाइस मानी गई है निर्देशन को। और निर्देशन का उपयोग देखिए हमने आपको डेफिनेशन एक लिख दी है, ये निर्देशन जो है आपका फीडबैक डिवाइस के रूप में भी कार्य करता है। फीडबैक डिवाइस के रूप में कैसे कि हम किसी भी बच्चे को, किसी भी छात्र को गाइडेंस या निर्देशन दे सकते हैं, उसको उससे उसके जो सब्जेक्ट चूज़ करने में। जैसे मान लीजिए किसी भी बच्चे को अगले कक्षा में एडमिशन लेना है, या कोई भी स्टूडेंट जो है 9th क्लास में उसको 10th क्लास में जाना है, तो उसको हम गाइडेंस कर सकते हैं उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कि कौन सा सब्जेक्ट वो चूज़ करे, तो उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि गाइडेंस बोलते हैं, निर्देशन बोलते हैं। और ये जो निर्देशन है वो फीडबैक डिवाइस के रूप में कार्य कर सकता है, कार्य करता है। तो हम बोल सकते हैं कि जब हम उसको जो भी गाइडेंस देंगे, जो निर्देशन देंगे, तो उसको फीडबैक डिवाइस बोल सकते हैं, फीडबैक बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो हमने एक डेफिनेशन लिखी है निर्देशन की, गाइडेंस की, तो उसको आप देख सकते हैं। ये है क्रो एवं क्रो के अकॉर्डिंग योग्य परामर्शदाताओं द्वारा दी जाने वाली ऐसी सहायता निर्देशन कहलाती है जिससे व्यक्ति अपने जीवन का पद प्रदर्शन स्वयं करता है, अपने दृष्टिकोण को विकसित करता है, अपने निर्णय स्वयं लेता है तथा अपने दायित्व को स्वयं संभालता है। ये जो निर्देशन होता है ये कैसा होता है, शिक्षा के क्षेत्र में दी जाने वाली सहायता, ठीक है। कैसे, शिक्षा के क्षेत्र में।
शिक्षा के क्षेत्र में जब हम शिक्षा के उद्देश्यों के अकॉर्डिंग किसी भी छात्र को गाइडेंस देते हैं, किसी भी छात्र को निर्देशन देते हैं या उसकी हेल्प करते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, गाइडेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी बच्चे को कि वो स्वयं अपने डिसीजन ले सके, अब उसकी हेल्प करते हैं। मतलब बच्चा छात्र होता है जो स्वयं करता है, लेकिन कोई जो निर्देशन करता होता है या जो गाइडेंस देने वाला कोई परामर्शदाता होता है या कोई टीचर होता है, वो क्या करता है, उसकी हेल्प करता है, उसके दृष्टिकोण को विकसित करता है। उसको मान लीजिए मुझको ये डिसाइड करना है कि मैं आगे क्या करूं, ठीक है, मैं कौन से सब्जेक्ट चूज़ करूं, ठीक है, तो अब कोई मेरी हेल्प कैसे कर सकता है, मुझको सारे सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज दे देगा, बता देगा कि आप ये सब्जेक्ट चूज़ करेंगे तो आगे इसकी ये लाइन होगी, ये सब्जेक्ट चूज़ करेंगे तो आगे इसकी ये लाइन होगी। तो कह सकते हैं कि विषय वस्तु के चयन में, कुछ सब्जेक्ट को चूज़ करने में, और जो आपके मान लीजिए एजुकेशन के फील्ड में क्या उसके आगे क्या उससे आपकी हेल्प होगी, क्या उसके आगे जो होंगे साइड इफ़ेक्ट होंगे, या उससे आपको क्या हेल्प मिलेगी आगे आपके टीचिंग के एरिया में। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे, तो इससे क्या होगा कि आप खुद समझ लेंगे कि आपको क्या उचित है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए, निर्देशन एक ऐसा जो गाइडेंस है या निर्देशन है जो योग्य परामर्शदाताओं द्वारा दी जाने वाली ऐसी सहायता निर्देशन कहलाती है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन का पथ प्रदर्शन स्वयं करता है, अपने दृष्टिकोण को विकसित करता है और अपने निर्णय स्वयं लेता है तथा अपने दायित्व को स्वयं संभालता है। ठीक है, तो जैसे पाठ्यक्रम से रिलेटेड या कक्षा के माहौल से रिलेटेड कोई भी उसकी प्रॉब्लम है, तो टीचर उसकी क्या करता है, हेल्प करता है या उसको गाइडेंस देता है, और जो छात्र होता है वो स्वयं अपनी समस्याओं को समाधान कर लेता है। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से छात्र को देते हैं, उसके सब्जेक्ट को चुनाव करने में, और कहाँ उसको एडमिशन लेना है, आगे क्या उसको शिक्षण की प्रोसेस होगी, क्या वो आगे शिक्षण की प्रक्रिया करेगा, उसको हेल्प करने में, क्या उसकी कमियां रही एजुकेशन से लेके उसको दूर करने में, उसके बारे में हम उसको बताएंगे, क्या काम उसको एजुकेशन से लेके आगे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सारे आपके गाइडेंस के उद्देश्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, छात्रों को मोटिवेट भी करते हैं, मोटिवेट करने का भी इसका रोल होता है गाइडेंस का, और जो मेन उद्देश्य होता है कि छात्रों का अपनी स्वयं समस्याओं का समाधान करने में, छात्रों की हम हेल्प करते हैं कि वो उसकी जो भी स्वयं की समस्याएं हैं एजुकेशन टीचिंग को लेके उनको सॉल्व कर ले। ठीक है, छात्र स्वयं सॉल्व करता है, और मान लीजिए उसके सामने ऐसी कोई प्रॉब्लम है, ऐसी कोई परिस्थितियां हैं कि जिसका सामना वो नहीं कर पा रहा है, तो जो परामर्शदाता होगा या जो निर्देशन करता होगा उसकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बच्चे की हेल्प करते हैं कि उसकी सारी समस्याओं को एजुकेशन से लेके या उसकी कोई और भी समस्या है तो उसको हम यहाँ पर दूर कर सकें। ठीक है, अब यही इसके उद्देश्य है और यही उसकी आवश्यकता है। अब आवश्यकता के बारे में आप कहेंगे तो क्यों, कि उसको विषय वस्तु के चयन में, जो सब्जेक्ट है विषयों के चयन में सहायता करता है, उसको मोटिवेट करता है, उसको समस्या समाधान के लिए उसको हेल्प करता है, गाइडेंस देता है कि उसकी जो भी समस्या है उनकी हेल्प करता है। ठीक है, और जो आगे मान लीजिए जो नया वातावरण, मान लीजिए जैसे आप 12th के बाद BA MA करते हैं तो वहाँ का जो वातावरण होगा उसमें उसको समायोजन कैसे करेगा, तो उसके लिए गाइडेंस निर्देशन के द्वारा हम उसको फीडबैक दे सकते हैं कि किस तरीके से उसकी समायोजन में सहायता होगी। ठीक है, और ठीक है, उनको आगे की शिक्षा के बारे में हम जानकारी दे सकते हैं निर्देशन के द्वारा कि आपको भविष्य में कौन सी शिक्षा लेनी चाहिए जो आपके लिए आगे के लिए सही होगी, जो आपके व्यावसायिक क्षेत्र के लिए सही होगी, क्योंकि आगे व्यक्ति केवल एजुकेशन लेके थोड़े ही बैठेगा, आगे तो उसको कुछ ना कुछ व्यवसाय जरूर करेगा, तो जो उसके लिए ठीक होगी। ठीक है, तो एजुकेशन से लेके मान लीजिए बहुत से लोग होते हैं डिग्रियां करते जाते हैं, उनका कुछ मालूम ही नहीं होता है कि उनको करना क्या है। तो इसमें क्या होगा कि जो निर्देशन होगा, जो गाइडेंस होगी, निर्देशन बहुत बड़ी हेल्प करता है कि उसकी जो शिक्षण की प्रक्रिया हो वो कैसी हो कि उसमें समायोजन बना रहे, कोई भी उसका वेस्ट ना हो, ऐसा ना हो वो टाइम वेस्ट हो जाए उसका और वो एजुकेशन लेता रहे, आगे उसकी कोई उस एजुकेशन से हेल्प ना हो पाए। ठीक है, तो यही इसकी आवश्यकता होती है और यही इसके उद्देश्य होते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि जो निर्देशन को प्रतिपुष्टि के रूप में एक डिवाइस मानी गई है, एक युक्ति मानी गई है निर्देशन के द्वारा बच्चे को हम किस तरीके से फीडबैक दे सकते हैं और उसकी हेल्प कर सकते हैं एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के टॉपिक में हम पढ़ेंगे पोर्टफोलियो, असेसमेंट ऑफ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है,
इसके बाद आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है पोर्टफोलियो पढ़ना है आपको, पोर्टफोलियो का एनालिसिस, ठीक है, रिफ्लेक्टिव जर्नल पढ़ना है, रूब्रिक्स का प्रयोग पढ़ना है, सक्षमता आधारित मूल्यांकन और अध्यापक निर्मित आईसीटी संस्थानों का मूल्यांकन। ठीक है, तो ये अगले टॉपिक में हम बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।